भाग 26। अब सिमी भी घबराकर पीछे हट गई। उर्वेन बोला, जाओ, पीछे क्यों हट रही हो? उर्वेन ने सिमी का मजाक उड़ाया। सिमी बोली, नहीं, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। वो जल्दी से सबके पीछे जाकर खड़ी हो गई। समय और आयुध को एक दूसरे को एक बार फिर मिट्टी में गिराते देख चिंटू ने खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। यूनी और मानसा भी उनके साथ तालियां बजाने लगी। आरजे ने उन्हें घूरा। खेल चल रहा है यहाँ? यूनी बोली, खेल ही तो है आरजे, कौन सा हमारे कहने से रुक जाएंगे, इससे अच्छा तो हम इनकी फाइट के मजे लें। मानसा ने कहा, और क्या, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिल्म का सीन देख रही हूँ। धाय धाय धाड़ ठिशुम। मानसा ने आयुध और समय की नकल करते हुए हवा में पंच मारे। आरजे ये सुन मुस्कुरा उठी। फिर अचानक कुछ सोच उसने अपना हाथ झटका। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। आरजे ने मुस्कुराते हुए अपने जूते उतार दिए। चिंटू बोला, मुझे भी लोटपोट होना है, मिट्टी में खेलना है। ये सुन यूनी, मानसा और अर्घ्य मुस्कुरा दिए। बिल्कुल, अब तो हम भी मिट्टी में खेलेंगे। इतना कहकर यूनी, मानसा और अर्घ्य ने भी अपने जूते उतार दिए। सिमी बोली, क्या सच में तुम लोग मिट्टी में खेलने वाले हो, वो भी ऐसे लोटपोट होकर? उर्वेन ने अपने जूते उतारे। इससे ज्यादा मजा किसी और चीज में नहीं आने वाला है, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। अब तो शिवी ने भी अपनी सैंडल उतार दी थी। मैं भी खेलूंगी। आर्यन बोला, क्या तुम भी? शिवी बोली, यार 24 घंटे तो काम करते रहते हैं, अब थोड़ा वक्त खुद के लिए मिला है तो उसे एंजॉय करते हैं ना। सिमी ने अपनी जूतियां उतार दी। चलिए आर्यन, शिवी सही कह रही है, थोड़ा टाइम मिला है तो हमें सब भूलकर एंजॉय करना चाहिए। देखो, आरजे और चिंटू तो चले भी गए। सबने सामने की तरफ देखा। आरजे और चिंटू समय और आयुध की नकल करते हुए एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। आरजे तो खुद ही चिंटू के थोड़ा सा धक्का देने से ही मिट्टी में लोटपोट हो जाती और चिंटू खुश हो जाता। सब काफी समय बाद आरजे को इस तरह खुश देख रहे थे, तो अब सबने एक बार खुद को देखा और अगले ही पल उस कीचड़ में छलांग लगा दी और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने लगे। अब बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी कीचड़ में कूद गए और उन सबके साथ खेलने लगे। आयुध और समय ने अब लड़ना छोड़ दिया था और हैरानी और गुस्से से सबको मिट्टी में खेलते देख रहे थे। आयुध बोला, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। समय ने कहा, नहीं, हमें इग्नोर कर रहे हैं। तभी आयुध के मुंह पर किसी ने कीचड़ फेंका। समय को हंसी आ गई। अच्छा हुआ। आयुध ने समय को घूरा और नीचे से मिट्टी उठा समय के मुंह पर मल दी और हंसने लगा। ये बहुत अच्छा है। समय आयुध को घूरने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो दोनों अब बच्चों की तरह एक दूसरे पर मिट्टी फेंक रहे थे। शिवी और आर्यन ने भी अब आयुध और समय पर मिट्टी फेंकी, तो समय और आयुध भी दोनों पर मिट्टी फेंकने लगे। समय ने हाथ में मिट्टी उठाई और आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन सिमी के पीछे छुपने लगा। समय ने मिट्टी आर्यन पर फेंकी। सिमी और आर्यन तो नीचे झुक गए, पर वो मिट्टी पीछे चिंटू के साथ खेल रही आरजे के चेहरे पर लग गई। आरजे गुस्से में पलटी। सॉरी, मैं इस पर फेंक रहा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में। समय सच में आरजे से डर गया था। आर्यन चुपके से सिमी के साथ साइड में हो गया और उर्वेन पर मिट्टी फेंकने लगा। अब उर्वेन भी वैसा ही कर रहा था। इधर मिट्टी से खेलते शिवी आयुध के काफी करीब आ गई थी। गलती से शिवी का पैर फिसला और वो दोनों ही कीचड़ में गिर गए। शिवी उठती उससे पहले आयुध ने उसके चेहरे पर कीचड़ लगा दिया। अब अच्छी लग रही हो। शिवी आयुध को गुस्से में मारने लगी। आज पहली बार आयुध शिवी को अलग रूप में देख रहा था और उसे वो अच्छी लग रही थी। शिवी बोली, तुम शुरू से बहुत परेशान करते हो मुझे। आयुध ने एक बार फिर शिवी पर मिट्टी फेंक दी। तो और किसे करूं, मेरी इकलौती दोस्त हो तुम। आयुध को मारते हुए शिवी के हाथ रुक गए। सॉरी, मैं जा रही हूँ। और दूसरी बात, हमारी दोस्ती तुमने खुद खत्म कर दी, तो अब मुझे दोस्त बोलना बंद करो। शिवी उठकर जाने लगी तो आयुध ने शिवी का हाथ पकड़ लिया। ये गलत है, मैंने कब दोस्ती खत्म की? और तुम्हें हो क्या गया है? पक्का उस समय ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता इतना कमजोर कब से हो गया कि कोई तीसरा आकर हमारी दोस्ती तोड़ दे? शिवी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तीसरा तो आ चुका है हमारे बीच और उसे तुम खुद लेकर आए हो।
मैं नहीं चाहती एक बार फिर मुझे हर्ट हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। आयुध को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिवी क्या बोल रही है। कौन आ गया हमारे बीच में? कोई नहीं आया है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। शिवी आगे कुछ बोलती उससे पहले आर्यन आ गया। शिवी कम ऑन यार, हम कितनी मस्ती कर रहे थे। शिवी ने आयुध को घूरते हुए अपना हाथ झटका और आर्यन के साथ मुस्कुराते हुए चली गई। आयुध तो बस देखता ही रह गया। समय जाने के लिए मुड़ा कि तभी आरजे ने उसकी पीठ पर अपने बनाए मिट्टी के गोले मारे। समय को वो मिट्टी के गोले बड़े जोर से लगे थे। आरजे मुस्कुराई। बहुत टाइम बाद मौका मिला है, आयुध से तो बहुत लड़ लिए, अब एक हाथ मेरे साथ हो जाए। समय के चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट फैल गई। वो आरजे की तरफ पलटा। ओह, तो द ग्रेट जुयाल मुझसे लड़ना चाहती हैं। आरजे ने मिट्टी अपने हाथ में भरी। किसने कहा? मैं तो बस एक हाथ करना चाहती हूँ। इतना कहे उसने एक बार समय पर मिट्टी का गोला फेंका, पर इस बार समय साइड हट गया और वो मिट्टी का गोला यूनी को लग गया। यूनी पलटती उससे पहले आरजे मानसा के पीछे छुप गई। यूनी को लगा ये मानसा ने किया है, इसलिए उसने भी मानसा पर मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। अब मानसा भी कहाँ रुकने वाली थी। तूने मुझ पर मिट्टी फेंकी? मानसा ने मिट्टी का एक बड़ा सा गोला बनाया और यूनी पर फेंका, पर वो अर्घ्य को लग गया। अब अर्घ्य तो अपने दोनों हाथों में कीचड़ भर उन पर फेंकने लगा। आरजे हंसते हुए समय के पास आई। टाइम बताओ। समय ने आरजे को घूरा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आरजे ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैं सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। समय ने उसे फिर घूरा। तुम्हें साफ दिख रहा है, उस आयुध के बच्चे ने मेरी वॉच तोड़ दी है, फिर भी पूछ रही हो? अब ये सुन आरजे की हंसी नहीं रुक रही थी। टूट गई। सच में। आरजे वहीं मिट्टी में बैठ अपना पेट पकड़ हंसने लगी। समय को भी अब हंसी आ गई। वो भी वहीं उसके साथ बैठ के हंसने लगा। अचानक आरजे ने हंसना बंद कर दिया और उठकर आयुध की तरफ बढ़ गई, जो उदास सा शिवी को आर्यन के साथ खेलता हुआ देख रहा था। बंदर, क्या हुआ? आरजे अपना हाथ झाड़ते हुए उसके पास बैठ गई। समय को आरजे का आयुध के पास बैठना पसंद नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसे आरजे से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। समय खड़ा हुआ और गुस्से में वहां से चला गया। शिवी का भी कुछ यही हाल था। ऐसे तो वो आर्यन के साथ थी, पर रियलिटी तो यही थी कि वो सालों से आयुध से प्यार करती थी, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, और अब वो ये हिम्मत करना भी नहीं चाहती थी। आखिर वो जानती थी कि आयुध की आरजे से सगाई हो चुकी है और आगे वो शादी करने वाले हैं। ऐसे में उसका आयुध के बारे में सोचना उसे कहीं ना कहीं गलत लगता था। शिवी ने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की ताकि उसे आयुध और आरजे से कोई फर्क ना पड़े, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि कुछ लोग उन पर नजर रख रहे हैं। उनका प्लान किसी भी तरह से आरजे को किडनैप करना था। हालांकि स्वरूप जिंदल के आदमी भी आरजे पर नजर बनाए हुए थे, पर उनका काम आरजे का पीछा करना था। साथ ही उनकी नजर उन लोगों पर भी थी जो आरजे पर नजर रखे हुए थे। आयुध ने आरजे को देखा। आज तुम मेरे पास खुद से आई हो, कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आने लगा? आरजे मुस्कुराई। हो सकता है। पहले ये बताओ तुम उदास क्यों हो? आयुध ने गहरी सांस ली। शिवी की वजह से। आजकल वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है, मुझे इग्नोर कर रही है। यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता था, पर अब वो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहती है। ये क्या बात हुई आरजे? आरजे मुस्कुराई। हो सकता है तुमने उसे हर्ट किया हो। आयुध बोला। वो भी यही कह रही थी। मैंने शायद गुस्से में उसे कुछ कह दिया होगा, इसका उसे बुरा लग गया होगा। आरजे बोली। तुमने उससे पूछा नहीं? आयुध ने शिवी को देखा, जो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए आर्यन, चिंटू और सिमी के साथ मिट्टी के लड्डू बना रही थी। पूछा मैंने उससे, पर कुछ नहीं बताया। आरजे ने आयुध के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? आयुध मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी मॉम भी यही चाहती है। आरजे ने शिवी की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता शिवी को हमारी शादी पसंद नहीं आएगी? आयुध को आरजे की बात काफी अजीब लगी। वो तुम्हें पसंद करती है। आरजे, मुझे नहीं लगता उसे हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम होगी। इवन वो मुझसे भी ज्यादा खुश होगी। आरजे ने आयुध के सामने अपना हाथ किया। मैं तैयार हूँ, हम यहाँ से लौटते ही शादी कर लेंगे, पर एक शर्त है
कि तुम शिवी से पूछोगे कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है। अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो चॉइस तुम्हारी होगी, तुम किसे चुनोगे? बोलो, मंजूर है? आरजे के मुंह से हाँ सुन जहां आयुध की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वहीं उसकी शर्त सुन आयुध की खुशी एक पल में गायब हो गई। आयुध को निशब्द देख आरजे मुस्कुराई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें सोचने के लिए कितना टाइम लेना है ले लो, हम जा रहे हैं। आरजे खड़ी हो गई। गाइस चलो। आरजे की आवाज भर की देर थी कि सब कीचड़ में लिपटे वैनिटी वैन की तरफ बच्चों की तरह पहले पहुंचने के लिए भागने लगे। अब सिर्फ वहां आर्यन, सिमी, शिवी, आयुध और आरजे ही थे। आरजे ने आयुध की तरफ देखा। जवाब मिल जाए तो बता देना। इतना कह वो भी आगे बढ़ गई। सिमी भी आरजे के पीछे पीछे चली गई। आर्यन समय को ढूंढने लगा। समय को 3-4 बार कॉल करने के बाद आखिरकार समय ने बता ही दिया कि आखिर वो कहाँ है। उसके बाद आर्यन भी वहां नहीं रुका। अब रह गए तो सिर्फ शिवी और आयुध। उन सबके जाने की काफी देर बाद तक वो वहीं रहे। शिवी बोली, क्या हुआ आयुध, चलना नहीं है? रात हो रही है, हम लेट हो जाएंगे। आयुध कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ। चलते हैं, पर एक सवाल का जवाब दो। शिवी आयुध को अजीब नजरों से देखने लगी। कैसा सवाल? होटल चलकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ ना, अभी चलो। शिवी आगे बढ़ गई। आयुध उसके पीछे पीछे आया। उसके दिमाग में अभी भी आरजे की कही बात गूंज रही थी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शिवी के चलते कदम अपने आप रुक गए। आयुध शिवी के सामने आया। प्लीज झूठ मत बोलना। क्या तुम मुझे पसंद करती हो, या शायद प्यार? आयुध ने शिवी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की जो इस वक्त पीला पड़ गया था। शिवी आयुध से अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। सहसा ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू साफ किए। मुझे जाने दो आयुध, ये क्या बकवास सवाल लेके बैठ गए हो? आयुध ने शिवी का हाथ पकड़ लिया। ये आंसू क्यों तुम्हारी आंखों में? मेरी आंखों में देखो शिवी, और सच बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शिवी वहीं खड़ी सिसकने लगी। उसने आयुध की आंखों में देखा। क्या मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है? क्या तुम्हें इतने सालों में दिखा नहीं मेरी आंखों में कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ? आयुध तो जैसे स्तब्ध ही रह गया। शिवी की आंखों से बहता एक एक आंसू इस बात का गवाह था कि वो आयुध से कितना प्यार करती है। आयुध ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवी उसके बारे में ऐसा सोचती है। अगर आरजे ना बोलती तो उसे कभी पता भी ना चलता। शिवी ने आयुध से अपने हाथ छुड़ाए। मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जरूरी तो नहीं हम जिसे चाहें वो भी हमें उसी तरह चाहता हो। तुमने मुझे कभी दोस्त से ऊपर देखा ही नहीं आयुध, तुम्हारी गलती नहीं है। शिवी रोते हुए वहां से चली गई। आयुध काफी वक्त तक पत्थर की मूर्ति बना वहीं खड़ा रहा। कहीं ना कहीं आरजे ने उसे एक बार फिर कंफ्यूज कर दिया था। दूसरी तरफ समय उसी त्रिवेणी घाट के किनारे पर बैठा आरजे के बारे में सोच रहा था। असल में अपने केस के बारे में सोच रहा था। उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी, जो चीजें उसे परेशान करती थी वो उन्हें बड़ी आसानी से इग्नोर कर देता था। यही वो आरजे के साथ भी करना चाहता था। आरजे को इग्नोर कर सिर्फ अपने केस के बारे में सोचना चाहता था। आर्यन ने कहा, सर आप यहाँ हैं? मैंने नंदिक को बुला लिया है टैक्सी लेकर, चलते हैं सर। समय बोला, यहाँ काफी शांति है, मैं यहाँ कुछ देर बैठना चाहता हूँ, तुम जाओ। आर्यन बोला, पर सर। समय ने कहा, मैं अपने केस के बारे में सोच रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम जाओ। आर्यन जाना तो नहीं चाहता था, पर समय के ऑर्डर को ना मानकर वो मुसीबत भी मोल नहीं लेना चाहता था। वो जाने के लिए मुड़ा कि तभी एक गोली उसके सीने के आर पार हो गई। एक शार्प शूटर जो थोड़ा दूर खड़ा अपनी साइलेंसर लगी गन से समय पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से गोली आर्यन को लग गई। उसने वहां से भागना सही समझा। नंदिक ने उसे देख लिया। वो उसे पकड़ता उससे पहले वो वहां से भाग गया था। सर, सर। आर्यन ने अपने सीने पर हाथ रखा जहां से खून बह रहा था। समय ने कहा, जाओ यार, कह दिया ना मैं आ जाऊंगा बाद में। उसने आर्यन की तरफ बिना देखे कहा। नंदिक दौड़ता हुआ आया। सर, आर्यन सर को गोली लग गई। समय ये सुन पीछे मुड़ा। आर्यन के कदम लड़खड़ा गए।
आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। सर, शायद ये उसके आखिरी शब्द थे। समय ने आर्यन को पकड़ लिया। और आर्यन, समय चीखा। आयुध स्तब्ध सा खड़ा शिवी के बारे में सोच रहा था। तभी शिवी खून से लथपथ आयुध की तरफ भागती हुई आई। भागो आयुध! वो कुछ समझ पाता उससे पहले शिवी की पीठ पर एक और गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ी। कुछ गुंडे आयुध और शिवी की तरफ ही दौड़ रहे थे। शिवी! एक पल में जैसे आयुध की सांसें ही बंद हो गईं। उन गुंडों ने आयुध को भी गोली मार दी थी। वहीं आरजे, जो बार बार अपनी वैनिटी वैन को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर किसी ने पहले ही वैनिटी वैन के ब्रेक फेल कर दिए थे। आरजे की पूरी टीम पैनिक नहीं करना चाहती थी, पर आरजे को इस कदर परेशान देख उन्हें भी अब डर लगने लगा था। वो लोग किसी भी तरह से आरजे को वहां से किडनैप करना चाहते थे और उनके रास्ते में आने वाली हर कड़ी को किसी तरह खत्म कर देना चाहते थे, ताकि आरजे की कोई भी मदद ना कर सके। स्वरूप जिंदल को उनके आदमी पल पल की खबर दे रहे थे। आरजे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो नहीं, तुम लोग आरजे को किडनैप करोगे, चाहे इसके लिए उसकी टीम को मारना ही क्यों ना पड़े। मैं नहीं चाहता वो लोग आरजे को किडनैप कर मुझसे पहले परिजात तक पहुंच जाएं। समझे तुम्हें क्या करना है? स्वरूप जिंदल के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान आ गई। आरजे वैनिटी वैन को ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। अचानक एक कार सामने से आई। उर्वेन चिल्लाया, आरजे बचो! उस कार ने जानबूझकर आरजे की वैनिटी वैन को टक्कर मार दी। कुछ पल के लिए सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस आई हुई थी। विश्वामित्र भी इंडिया आ गए थे और अब कार्तिक से उस शार्प शूटर के बारे में बात कर रहे थे जिसे नंदिक ने देखा था। आयुध की मॉम जीविका भी इंडिया आ गई थी, जो इस वक्त आयुध के पास थी। आरजे के मॉम डैड अरुणा और ओमकार जुयाल परेशान से आरजे की टीम के होश में आने का वेट कर रहे थे। समय नम आंखों से ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। अंदर आर्यन का ऑपरेशन चल रहा था और अब तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। चिंटू और आरजे गायब थे। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ गए। जयंती से भी पूछताछ की गई, उसने वही बताया जो उसे पता था। समय और नंदिक से भी पूछताछ हुई। नंदिक ने तो साफ साफ बोल दिया कि उसका काम समय और आर्यन को उनकी सही जगह पहुंचाना है। उसके अलावा उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो कुछ जानता है। समय ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। बाहर वर्ल्ड के टॉप न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स थे जो किसी भी हालत में समय और अरुणा ओमकार जुयाल का इंटरव्यू लेना चाहते थे। आखिरकार आरजे कोई आम लड़की नहीं थी। द ग्रेट जुयाल परिवार की एक लौती वारिस थी। अरुणा और ओमकार समय से मिलने आए। सिर्फ तुम ही हो जो सेफ हो, बाकी सब इस हालत में नहीं है कि हमें कुछ बता सके। मेरी बेटी कहाँ है? ओमकार ने समय से अपना सवाल किया। समय बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। उसी की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। अगर वो पहले हमें सब बता देती तो शायद आज जो सिचुएशन है वो कभी ना होती। समय ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। अरुणा बोली, अगर मेरी बच्ची सबको अपनी सच्चाई बता देती तो शायद इससे भी बुरा हो सकता था। ओमकार और समय अब अरुणा की तरफ देखने लगे। ओमकार बोले, वो तुम्हें सब कुछ बताती थी, क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं भी जानना चाहूंगी, ऐसा भी क्या है? क्या दिक्कत थी उसे मेरे बेटे से? आज वो इस हालत में है तो वो उस लड़की की वजह से। जीविका गुस्से में ओमकार और अरुणा को कुछ भी बोले जा रही थी। बोलिए, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, पर अगर बात मेरे बेटे पर आई तो मेरे लिए आप क्या कोई भी कुछ नहीं है। अरुणा बोली, समझ सकती हूँ आपकी क्या हालत होगी। मेरी भी इकलौती बेटी गायब है। कम से कम आप अपने बेटे के पास तो हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। जीविका की आंखों में आंसू आ गए। शायद मैंने गुस्से में ज्यादा ही बोल दिया आपको। आयुध अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर कह रहे हैं उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ओमकार बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे अभी बात करनी है। इतना कहकर ओमकार अरुणा को लेकर दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ गए जहां आयुध को रखा गया था।
जीविका भी जाने लगी तो विश्वामित्र ने उसे रोक लिया। रुको। जीविका पलटी। विश्वामित्र सामने खड़े उसे रोक रहे थे। ओह, आप भी आए हैं। वैसे आपकी एलिजा ने मेरा बसा बसाया घर तो बर्बाद कर ही दिया, अब और क्या बचा है। समय को ये सुन बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कुछ उल्टा ना बोल दे इसलिए वहां से चला गया। जीविका, एलिजा ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस बेबुनियाद शक के कारण रूहीन को तुम्हारे साथ घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए रूहीन ने सुसाइड किया था। रूहीन और एलिजा सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। पर तुम कभी इस बात को नहीं मानोगी। तुम्हें समझाना बेकार है। तुमने आयुध के दिमाग में भी अपनी नफरत भर दी है। उस नफरत की वजह से पता भी है आयुध ने क्या क्या किया मेरे बेटे के साथ। आखिर तुमने अपनी नफरत की जड़ समय के अंदर भी रोप ही दी ना। आज वो आयुध से इतनी नफरत करता है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जीविका ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। मेरा पति मेरे बारे में कम 24 घंटे एलिजा के बारे में बात करता रहता था। एलिजा ये, एलिजा वो। अब बोलो, अगर उन दोनों का चक्कर नहीं चल रहा था, रूहीन एक शादीशुदा औरत के लिए अपनी फिक्र क्यों रखता था? क्या पता समय भी रूहीन की ही नाजायज औलाद हो। अब तो विश्वा को भी गुस्सा आ गया था। बस बहुत हो गया। अब मैं मेरी एलिजा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं जानता हूं समय मेरा बेटा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने समय को बिल्कुल अकेला कर दिया, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जीविका हंसी। वैसे एक बात माननी होगी एलिजा की, दो आदमियों को बड़े अच्छे से जाल में फंसाया था उसने। एक ने उसके पास जाने के लिए सुसाइड कर लिया और दूसरा उसकी नाजायज औलाद को पाल रहा है। विश्वा ने गुस्से में जीविका को थप्पड़ मार दिया। बस, तुम्हारे जैसी घटिया औरत जिसकी सोच इतनी घटिया हो, उसे समझाना ही बेकार है। विश्वामित्र गुस्से में वहां से चले गए। जीविका ने अपने गाल पर हाथ फेरा। थप्पड़ मारने से सच्चाई नहीं बदल जाती। रूहीन ने मुझे धोखा दिया था और ये ही सच है। जीविका भी गुस्से में आयुध के रूम की तरफ बढ़ गई। आयुध जस्ट अभी अभी होश में आया। उसकी आंखों के सामने फिर से वो पल आ गया जब शिवी खून से लथपथ भागती हुई आई थी और उसे उसकी आंखों के सामने गोली लग गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। आयुध ये सब याद करते ही अचानक से उठ बैठा। उसे अपने कंधे पर थोड़ा दर्द महसूस हुआ। ओमकार बोले, लेटे रहो, गोली छू कर गई है इसलिए बच गए। आयुध ओमकार और अरुणा को वहां देख पहले थोड़ा शॉक हुआ। आप दोनों यहाँ? ओमकार बोले, तुम पर जिसने हमला किया उन्होंने आरजे का भी एक्सीडेंट करवा दिया। उसके दोस्त अभी भी बेहोश हैं और आरजे गायब है। अरुणा बोली, एक लड़के आर्यन को भी गोली लग गई है, क्रिटिकल कंडीशन में है। क्या हो रहा है? मेरी बेटी कहाँ है? आयुध ये सुन और ज्यादा परेशान हो गया। शिवी कैसी है? जीविका अंदर आई। उसकी सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। 2 गोली लगी है उसे, बचना मुश्किल है। बाहर मीडिया आई हुई है जो आरजे के बारे में जानना चाहती है। बताओ बेटा, क्या बात है?